स्टूडेंट्स, आज हम तरंग गति का आगे का पढ़ेंगे। तरंग गति जिसको कहते हैं वेव मोशन, तरंग गति या वेव मोशन। तो देखो, जो तरंग है इसकी गति को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये सुरंग कहलाती है, ये गर्त कहलाते हैं। दो लगातार सुरंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह है वेवलेंथ। फिर उसके बाद दूसरा हुआ, ये हुआ तरंग दैर्ध्य। दूसरा हुआ आवृत्ति। तरंग 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसे उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ये कहलाती फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। इसकी जो इकाई है वो होती है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। तीसरा जो है वह है प्रकाश का वेग। c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर इन दोनों में जो संबंध है वो होता है कि वेग बराबर आवृत्ति गुण तरंग दैर्ध्य। तो जो बेटा जो न्यू होती है और जो लैम्डा होती है ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। यदि लैम्डा ज़्यादा होगा तो न्यू कम होगा। जैसे कोई व्यक्ति है हमारे घर के पास में है तो हम उसके बार बार जाएंगे, हमारे उसको उसके घर जाने की आवृत्ति अधिक होती है। और यदि वो किसी कारणवश दूर रहने लगा तो जो उसकी आवृत्ति जो होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गई। मतलब लैम्डा और जो न्यू है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज कम होती है। ठीक, अब इसके बाद जो चौथी क्वांटिटी है तरंग की वो है तरंग संख्या, जिसको कहते हैं वेव नंबर या तरंग संख्या। ये होती है कि तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। मतलब इसको न्यू बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। न्यू बार बराबर 1/λ। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ wavelength is called wave number. It is denoted by the symbol nu bar. इसको हम nu bar के द्वारा बराबर 1/λ। इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। इसकी जो यूनिट होती है वह होती है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। तो ये हुआ तीसरी राशि तरंग संख्या या वेव नंबर। ठीक, अब इसकी ऊर्जा। तो इसकी ऊर्जा के लिए बेटा है प्लांक की क्वांटम थ्योरी। इसके लिए है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये आप फिजिक्स में ज्यादा पढ़ोगे। थोड़ा सा एक सामान्य रूप से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक नाम के वैज्ञानिक ने ये बताया कि जो विकिरण जो है वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में गमन करते हैं। ऊर्जा जो है विकिरण की ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में गति करती है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। जैसे 1000 के नोट की गड्डी होती है, 100 के नोट की गड्डी होती है। तो जैसे हमारे पास देखो, इसका मतलब यह है कि ऊर्जा जो हमारे पास यदि 100 के नोट की गड्डी है तो हम किसी व्यक्ति को 100 रुपये दे सकते हैं, 200 रुपये दे सकते हैं, 300 रुपये दे सकते हैं, 400 रुपये दे सकते हैं या 1000। मतलब हम चाहें कि हम उसको 550 रुपये दे सकते हैं तो 550 रुपये हमने क्योंकि हमारे पास क्या है उससे कुछ वापस लेना पड़ा। मतलब बंडल जो है हमारे पास जो बंडल। तो इसी प्रकार इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है जो विकिरण है ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में बंडल के रूप में चलती है। तो इसकी जो ऊर्जा है ये ठीक, तो क्या हुआ कि
विकिरण की ऊर्जा इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्लांक ने ये बताया कि विकिरण जो है वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या छोटे छोटे बंडल के रूप में गति करती है। जो ऊर्जा है ये जो ऊर्जा है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या जो छोटे छोटे बंडल के रूप में गति करती हैं। इन पैकेट को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। ये कहलाते हैं फोटॉन या क्वांटा। द एनर्जी स्टेबल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स एंड बंडल्स। दीज बंडल्स आर कॉल्ड स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स। दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन। ऊर्जा जो है वह छोटे छोटे पैकेट के रूप में या बंडल के रूप में गति करती है, जिसे हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। तो फोटॉन की ऊर्जा E बराबर न्यू, मतलब जो विकिरण की आवृत्ति ज्यादा होगी तो फोटॉन की ऊर्जा अधिक होगी। विकिरण की आवृत्ति ज्यादा होगी तो विकिरण की आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा अधिक। तो E जब बराबर किया तो लिखा h न्यू, जहां h एक स्थिरांक है जिसे प्लांक का स्थिरांक कहते हैं। h एक स्थिरांक है जिसे प्लांक कांस्टेंट या प्लांक का स्थिरांक कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है ये h बराबर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड ये होती है MKS में। फिर या h बराबर 6.626 गुणित 10⁻⁻27 ये होती है अर्ग सेकेंड। तो क्या हुआ कि तरंग, सबसे पहले तरंग संख्या, तो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य की जो व्युत्क्रम है वो कहलाती तरंग संख्या। द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। इसे न्यू बार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो न्यू बार बराबर 1/λ। इसकी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होती है। अब इसके बाद क्या हुआ, विकिरण की ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे किसी पैकेट या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में गति करता है। इन पैकेट या बंडल को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। E बराबर h न्यू, जहाँ h एक स्थिरांक है जिसे प्लांक स्थिरांक कहते हैं। इसका मान जो है MKS में 6.626 गुणित 10 के ऊपर ऋण 34 और CGS में 6 गुणित 6.626 गुणित 10 के ऊपर ऋण 27 अर्ग सेकेंड होता है। ये हुआ प्लांक की क्वांटम सिद्धांत। अब अभी हमारा रदरफोर्ड मॉडल छूटा हुआ था। रदरफोर्ड मॉडल के बाद हमने पढ़ा तरंग गति। ये तरंग गति पढ़ने का कुछ कारण है, क्योंकि बोर का सिद्धांत को समझने के लिए हमें तरंगों के बारे में जानना आवश्यक है, जानना जरूरी है। ठीक, तो अब हमने इसमें जो अगला टॉपिक जो क्या हुआ है तरंग के बारे में, तरंग की ऊर्जा देखी। ऊर्जा के लिए है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक, अब इसके बाद आया हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये जो है पूरी रूपरेखा जो बन रही है वो है बोर का सिद्धांत, परमाणु का बोर का मॉडल। सबसे जो इम्पोर्टेंट मॉडल है वह है बोर का परमाणु मॉडल। तो इसमें इसके पहले है हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, तो जो हमें याद करना है वो ये है कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। पहली कहलाती है लाइमन श्रेणी। जो पहली श्रेणी है ये कहलाती है लाइमन श्रेणी। जो दूसरी श्रेणी है ये कहलाती है बामर श्रेणी। जो हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणी या 5 सीरीज प्राप्त होती है। पहली
अब देखो रदरफोर्ड का दोष क्या था कि ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझ पाया था और स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को समझाने में ये सफल नहीं रहा था। अब देखो क्या है स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निम्न श्रेणियां प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, लाइमन, बामर, पास्चर, फिर ब्रैकेट श्रेणी और पांचवा फुंड श्रेणी। ये नाम है इनके, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। ये जो श्रेणी है लाइमन, ये प्राप्त होती है पराबैंगनी क्षेत्र में। ये जो विकिरण है ये पराबैंगनी क्षेत्र में है। जो बामर श्रेणी है ये प्राप्त होती है दृश्य क्षेत्र में, और जो बाकी तीनों हैं ये प्राप्त होते हैं IR या अवरक्त में। जो लाइमन श्रेणी है ये अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। जो बामर श्रेणी है ये प्राप्त होती है दृश्य या इसी को कहते हैं विजिबल दृश्य क्षेत्र में। और ये जो है पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये जब ये प्राप्त होती हैं अवरक्त क्षेत्र में। अब देखो ये जो बताए हैं इसके मैं तुमको एक बार और बताता हूँ। ये हो गई गैमा रेस, ये हो गई एक्स किरणें, ये हो गई पराबैंगनी है ना, अल्ट्रा वायलेट। अब इसके बाद जो है विबग्योर, मतलब ये VIBGYOR, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, लाल, मतलब इसको कहते हैं बेजानी हापीनाला। बेजानी हापीनाला ये होता है, ये कहलाता है दृश्य क्षेत्र। बेजानी हापीनाला मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये हुआ, ये हो गया दृश्य क्षेत्र। ये वो रंग है जो हमें दिखाई देते हैं, ये वे कलर हैं जो हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है अवरक्त, अवरक्त जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड। देखो ये रक्त के बाद है इसलिए ये अवरक्त कहलाता है। ये बैंगनी जो है इसके पहली है इसलिए कहलाता है पराबैंगनी। तो ये इसके आगे भी है, ये पहले आपको बता चुका हूं तो इसलिए मैं एक बार बता रहा हूं कि जो लाइमन श्रेणी है ये पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। जो बामर श्रेणी है, मतलब जो बामर श्रेणी मतलब ये जो श्रेणी है ये दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, मतलब ये इनमें से कोई रंग की विकिरण जो हमें प्राप्त होगी। ये हो गया बामर। फिर हुआ पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। पास्चन, ब्रैकेट और फुंड ये सब जो है अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होंगे। मतलब ये जो है इसका जो रीजन है वो है इंफ्रारेड रीजन। तो जो हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। मतलब जो हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है उसमें 5 सीरीज प्राप्त होती है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। मतलब जब हाइड्रोजन को गर्म किया जाता है तो ये गर्म करने पर विकिरणों का उत्सर्जन करता है। इस उत्सर्जित विकिरणों का जो स्पेक्ट्रम लिया जाता है, जब जैसे हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया, इसको गर्म किया तो गर्म करने पर क्या होता है कि वह थोड़ी देर बाद लाल विकिरणों को उत्सर्जित करने लगता है। मतलब वो क्या हो गया, रक्त तप्त हो गया, रेड हॉट। इसी प्रकार जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसमें से विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। इन विकिरणों का यदि स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो ये कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो
जो हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, इसमें 5 प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती हैं। पहली श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। ये श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। दूसरी श्रेणी बामर श्रेणी कहलाती है। ये जो है यह दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। तीसरी श्रेणी लाइमन हो गई, बामर हो गई। तीसरी श्रेणी पाश्चन श्रेणी, ये भी अवरक्त में। ब्रैकेट श्रेणी, ये भी अवरक्त में। और फुंड श्रेणी, ये भी अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये हुआ हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, उसका दोष था कि यह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा था। मतलब इसके द्वारा हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अब इसको समझाने के लिए जो थ्योरी आई, उसका नाम आया बोर का परमाणु मॉडल या बोर्स एटॉमिक थ्योरी। अब जो अगली जो थ्योरी है, ये अगला जो मॉडल है वो है बोर का परमाणु मॉडल। तो ये जो परमाणु मॉडल है, इसमें तो उस हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो को हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है उसको उसकी व्याख्या करने के लिए बोर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत या बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर्स एटॉमिक थ्योरी और बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसकी प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन है यह नाभिक के चारों ओर गोलाकार या वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब यह इन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो ना तो यह ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो यह तो ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है, ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अर्थात इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है। अतः इन वृत्ताकार कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहते हैं। ये कहलाती है ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल। द इलेक्ट्रॉन circulating around the nucleus in circular path. When it circulating in this circular path, it neither absorb nor emitted the energy. So the energy of the electron, remain constant. These energy level are called these are called एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट। तो क्या हुआ, ये हो गया बोर की पहली अवधारणा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में जो गोलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब यह इन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो ना तो यह ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इन वृत्ताकार मार्गों को ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो ना तो यह ऊर्जा को अवशोषित करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इन वृत्ताकार कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहते हैं। फिर अब इसमें जब ये हुई पहला, तो नाभिक से पहला ऊर्जा स्तर कहलाता है K, दूसरा कहलाता है L, तीसरा कहलाता है M, चौथा कहलाता है N, KLMNO। मतलब ठीक, तो देखो आज मैंने अभी ये चालू किया है तुमको,
ये जो पूरा जो है बोर की थ्योरी और इसके द्वारा बोर का सिद्धांत और इसके द्वारा हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये मैं तुमको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। बोर का परमाणु मॉडल और इसके द्वारा हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। थैंक यू स्टूडेंट्स।